आपसे मैंने कहा कि जिस नाम का मैंने पौधा लगाया है इसी नाम का अगर पौधा लगाएंगे तो आपको भी इसी तरीके से बिल्कुल कलरफुल पपीता मिलेगा। स्ट्रॉबेरी के लिए बिल्कुल सिंपल सी खाद है, देखिए हमने बना के रखी है बिल्कुल, और आप इसका कलर भी देख ही रहे हैं। आज हमारे टेरेस गार्डन में एक साथ 3 से 4 काम होने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी के हार्वेस्टिंग लेंगे, फिर पके हुए पपीते, खाद और एक ऐसा पौधा जो 5 से 7 फुट का है उसकी हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं, और मैं दिखाऊंगी सही मिट्टी का सीक्रेट। अगर आपके भी गमले में कोई ऐसा पौधा बड़ा हो गया है, फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, या फिर फूल बन ही नहीं रहे हैं, आज मैं दिखाऊंगी ऐसे कौन सा काम करें जिससे कि उसमें फल फूल बन सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे कहा कि आज हम आपको कुछ फलों की हार्वेस्टिंग बताने वाले हैं, जिसमें कि हमारा पहला फल है स्ट्रॉबेरी। और आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी किस तरीके से बिल्कुल लाल नज़र आ रही है, और आप जानते हैं लाल ही नहीं, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। बस अगर थोड़ी सी ज़रूरत है तो आपको खाद पर ध्यान देने की, जो हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ ही बताने वाले हैं कि जिस तरीके से हमने मल्चिंग करी है, आपको किस तरीके से मल्चिंग करनी है। साथ ही अभी भी इसमें कुछ नए फूल बन रहे हैं, और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, हम बहुत आसानी से टेरेस में छोटे छोटे कंटेनर्स में स्ट्रॉबेरी लगाकर अपने खाने का स्वाद बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन इसी वीडियो के माध्यम से ही मैं बताना चाहूँगी, जो एक 2 फुट का पौधा फल देना शुरू करता है और वो एक छोटे से कंटेनर में 18 फुट तक का भी हो जाता है, और उसमें भी फल कैसे लाना है अभी आपको मैं दिखाती हूँ। कि जो स्ट्रॉबेरी मैंने आपको दिखाया, इसी तरीके से मैंने कई कंटेनर्स जो है स्ट्रॉबेरी के बिल्कुल तैयार किए हैं। लेकिन ये वाला जो स्ट्रॉबेरी है, ये इतनी अच्छी तैयार हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ तोड़कर इसे। और एक्चुअली में स्ट्रॉबेरी को बिल्कुल धीरे से तोड़िए, क्योंकि इसके पौधों में बहुत ज़्यादा जड़ नहीं होती। साथ ही आप स्ट्रॉबेरी में देख रहे हैं किस तरीके से बीज बिल्कुल बने हुए हैं। आप मार्केट से लाइएगा ना तो आपको इतनी फ्रेश नज़र नहीं आएगी कि आप 1-2 कंटेनर स्ट्रॉबेरी के बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ऐसे खाद मिलाने हैं, कोई बहुत सारे ऐसे छिड़काव करने हैं तभी स्ट्रॉबेरी होगी। आपको पता है कि केले का छिलका एक ऐसी खाद है जो स्ट्रॉबेरी में ना बहुत काम की चीज़ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं केले के छिलके में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और जो स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगी कि गोबर की खाद हो गया, सरसों की खली हो गया, यहाँ तक कि राख तक स्ट्रॉबेरी में डाली जाती है। लेकिन ये सब डालने के लिए ना हमें बहुत सावधानी से डालनी पड़ती है, कारण स्ट्रॉबेरी के पौधे बहुत छोटे होते हैं, उसके फल भी बिल्कुल ज़मीन से टिके हुए होते हैं, और यही कारण है कि ये मल्चिंग की जाती है। और आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से मल्चिंग कर रहे हैं। और मल्चिंग में आप सोच रहे होंगे ये पवाल है, पवाल नहीं है, क्योंकि पवाल तो एक तरह से हीट पैदा करता है, और जब हीट पैदा करता है तो स्ट्रॉबेरी आपकी ख़राब हो जाएगी। ये तो हमारे गार्डन के जैसे कुछ घास हो गया, कुछ जैसे अदरक सूखी उसके पत्ते हो जाते हैं, बड़ी बड़ी घासें निकलती है, तो मैं क्या इन्हें फेंकती नहीं हूँ, एक कंटेनर में सुखा के रख देती हूँ ज़्यादातर मल्चिंग के लिए। खाद जब डालते हैं आप, तो जब केले की खाद है वो तो अगर आपका जो मल्चिंग है उसके ऊपर से भी जाने से कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सरसों खली गोबर की खाद, अगर आपको खाली सरसों खली है तो आप खाली सरसों खली डाल सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ गोबर की खाद कहीं मिल जाए तो बिल्कुल डालिए। लेकिन हाँ, गोबर की खाद डालते समय आपको एक सावधानी बिल्कुल बरतनी है, वो क्या है, जैसे अभी मैं केले की देख रहे हैं आप ऊपर से डाल रही हूँ, लेकिन जब आप गोबर की खाद डालें तो ये जो मैंने जो हस्क डाला है, इसको क्या करिए, थोड़ा सा ना हाथों से उठा लीजिए, और हाथों से उठाने के बाद जैसे थोड़ा मिट्टी जहाँ नज़र आ रही है मिट्टी मिट्टी में डालिए, और कोशिश करिए उसे मल्चिंग के ऊपर में ना डालिए। उससे क्या होगा, फल जो है आपके गंदे हो जाएंगे। जैसे भी ये छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल खाद जो है वो डालना है। लेकिन इसके साथ मैं एक सीक्रेट आपको बताना चाहूँगी। कई बार हम सोचते हैं स्ट्रॉबेरी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और हम इतना पानी डालते हैं, और पानी डालने से स्ट्रॉबेरी का जो टेस्ट है
वो फीका हो जाता है, ये आप हमेशा याद रखिए। और ये है अगला फल है, वो है पपीते का। और पपीता भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से पक चुका है, और इसका कलर भी आप देखिएगा अंदर काफ़ी अच्छा है। हालांकि सूर्य की रोशनी में आपको बहुत अच्छे से इसका कलर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये पपीता जो है पूरी तरीके से बिल्कुल ऑरेंज, मतलब पीला भी नहीं कह सकते और डार्क ऑरेंज भी नहीं, लेकिन एक बीच का जो बिल्कुल पपीते का जो रियल कलर होता है वही कलर है। और आप देख सकते हैं इतने छोटे पपीते में कितने फल लगे हैं, और साथ में आप इसका तना भी देखिए कि तना भी जो है वो बहुत अच्छा मजबूत है। और इस पपीते का जो नाम है, इसकी खासियत ही है कि इसका जो तना है वो बहुत जल्दी मोटा होता है, और उसके बाद जो फल जो है वो बहुत अच्छे से बनते हैं। लेकिन फिर भी इस पौधे में एक दो फल आकर रुक गए थे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था। तभी मैंने इस पर एक ऐसा काम किया था, और वो काम करने के बाद में इसमें जो है वो फल बहुत अच्छे आने लगे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पपीते के पौधे में जब फल नहीं आ रहे थे तो मैंने उसकी रिपोर्टिंग कैसे करी थी, और आज आपको फिर मैं 5 से 7 फुट के एक पौधे की रिपोर्टिंग बता रही हूँ कि कैसे करना है और उसकी रिपोर्टिंग क्यों करना है। कई बार ऐसा होता है पपीते के पौधे में हम पानी डालते जाते हैं, लेकिन अंदर पानी नहीं होता है, वो बिल्कुल मानो सूख जाता है। कारण कि वो पपीते जो पौधा है ना, उसमें जो पानी है वो रुकता नहीं है, वो सीधा नीचे ज़मीन में आ जाता है। उससे क्या होता है, पपीता एक हाइट तो ले लेता है, और इसके जो स्टेम है वो भी पतली शाखा लंबी चली होती चली जाती है। वो कंटेनर बार बार क्यों सूख रहा है, आपको ये चीज़ जानने के लिए अब आपको इस तरीके का काम करना होगा जिस तरीके से हमने किया है। आप देख रहे हैं कि हमने अपने पपीते के पौधे से पूरी कंप्लीट मिट्टी निकाली है, इस तरीके की जड़ों को बिल्कुल खोद के निकाल दिया है। आपको बताना चाहूँगी, आप एक के पास में भी अगर कंटेनर छोटा है, पौधे में से बार बार फुल ड्रॉप हो जा रहे हैं, सबसे पहले आप पपीते की पौधे की पूरी गोड़ाई करिए। गोड़ाई करके उसमें जितनी भी मिट्टी है निकाल दीजिए, जिस तरीके से हमने निकाल दी है। ये देखिए अभी और भी मिट्टी इसमें से निकलेगी, और उसे भी हम निकालेंगे। साथ में ये जो जड़ें हैं ये कंटेनर्स के बिल्कुल किनारे किनारे अपना घर कर ले, और उससे क्या होता है कि पानी जो है वो इसमें नहीं ठहर पाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़े पौधे की ये कहिए कि आप फिर से रिपोर्टिंग उसकी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ से पूरी जड़ें और ये मिट्टी निकाल दी है, अब निकालने के बाद आपको बताऊंगी कि इस पौधे का जिस तरीके से अभी आपको मैंने एक फल दिखाया था, वो फल आने का सीक्रेट क्या है और उसकी मिट्टी आपको किस तरीके से बनानी है। तो जैसे सबसे पहले तो इन जड़ों को पूरा निकाल लीजिए। जड़ कब निकालेंगे या गुड़ाई कब करेंगे, आप कोशिश करिए इस तरह के जब बड़े पौधों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करिए, या तो फिर शाम के टाइम। तो शाम के टाइम टेरेस में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, घना हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो मैं सबसे अच्छा मॉर्निंग का टाइम चूज़ करती हूँ। पूरा मिट्टी मैंने निकाल लिया है। अब मिट्टी निकालने के बाद आपको बता रही हूँ इसकी मिट्टी में आपको क्या मिला। सबसे पहले तो आप गार्डन सॉइल ले लीजिए। गार्डन सॉइल में आप 50% गार्डन सॉइल और आपका 30% गोबर की खाद और साथ में 20% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, और साथ ही कुछ पत्तों की खाद। इस तरीके से आप इसकी मिट्टी तैयार करिए। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग ऑलरेडी कर रखी है। मैंने इसमें भी सेम वही सॉइल मिलाया है, 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद, 20% वर्मी कंपोस्ट और साथ में कुछ पत्तों की खाद अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। उससे मिट्टी जो है हमारी काफ़ी हल्की बनी रहती है। अब आपको बताना चाहूँगी कि आपने इतनी खादें तो डाल दी है, तो क्या इसके बाद हमें सिर्फ पानी डालना चाहिए बहुत दिनों तक के, या हमें इसमें खाद भी डालना चाहिए? साथ ही क्या हमें इन महीनों में, जैसे भी आप मार्च का महीना चल रहा है, मार्च बिल्कुल फर्स्ट वीक है, तो क्या हमें इसमें मल्चिंग करनी चाहिए? और मल्चिंग क्यों करनी चाहिए? क्या आप मल्चिंग इसे सूखे पत्तों से करना चाहते हैं या फिर हरे पत्तों से? ये सारी चीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कि आपको इसकी मल्चिंग कैसे करनी है और किन चीज़ों से मल्चिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे हमने
आपसे कहा कि अब हमने इसमें मिट्टी डाल दी है, लेकिन मिट्टी को हमेशा हमें नमी बना के रखना है। बहुत ज़्यादा पपीते के पौधे में पानी नहीं डाला जाता। पानी क्यों नहीं डाला जाता बहुत ज़्यादा? क्योंकि पपीते के पौधे को जब हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो वो ऊंचा होता चला जाता है और उसमें पत्तों की संख्या बढ़ती चली जाती है और फल जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो पपीते के पौधे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल देसी पपीते के पौधे हैं। ये कंटेनर आप देख रहे हैं, जिस कंटेनर मैंने लगाया है ये एक फिश कंटेनर है और फिश कंटेनर में आपको मैंने कई बार दिखाया है कि मैंने ज़्यादातर पपीते के पौधे फिश कंटेनर में ही लगाए हैं। इनकी डेप्थ जो है वो मात्र 15 इंच की है और जो थोड़ी ब्रेथ है वो 24 से 25 इंच की ब्रेथ होती है। लेकिन पपीते का पौधा कितने फीट का है? कम से कम 15 से 20 फुट के बीच का है। तो जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि एक पौधे की रिपोर्टिंग को किस तरीके से करना है, उसके बाद आपको इस तरीके से फल कैसे लेना है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप इन दिनों नर्सरी जाइए, अभी आपको बताना चाहेंगे कि इस समय में पपीते के पौधे और बीज दोनों भी लगाए जा रहे हैं और मिल भी रहे हैं, लेकिन आप उसे किस नाम से लेंगे आपको बताना चाहूँगी। ये जो पौधा है हमारा, ये रेड लेडी 786 के नाम से मैंने इसे ख़रीदा था और आपको मैं बताना चाहूँगी टेरेस गार्डन पर ये पौधा जो है बहुत सक्सेस है और इसका तना बहुत जल्दी अच्छा होता है और साथ ही ये फल देने में भी बिल्कुल जैसे ही 2 से 2.5 फुट का होता है वो देना चालू कर देता है। साथ ही टाइमिंग की बात करना चाहूँगी तो 6 महीने के बाद ही इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फूल आने के बाद में हमें ध्यान देना है कि उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी ना हो, वो हमेशा मल्चिंग किया हुआ हो, जिससे कि बहुत आसानी से उसमें नमी बने रहे और जो फूल है वो फल में बदल जाए। अगर फिर भी अगर फल बन के बार बार झड़ रहे हो तो जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्टिंग बताई, एक बार उस तरीके से करके उसकी मिट्टी को नया कर दीजिए। कारण कि मिट्टी जैसे जैसे पुरानी होती है उसमें उर्वरकता जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। उससे क्या होता है, फल बनने में हमारी मिट्टी जो है वो मदद नहीं कर पाती है और फल बनाने में मिट्टी जो है वो मदद नहीं कर पाती है और फल जो है वो बार बार झड़ जाते हैं। तो आप क्या करिए, जितने जल्दी हो सके नर्सरी जाइए और पौधे को लेकर आइए। लेकिन पौधा लाने के बाद में आप उसे लगा भी देंगे, लेकिन उसमें खाद कब और कौन सी कैसी डालना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पौधे में कई पपीते अभी लगे हुए हैं और कुछ फूल भी लगे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक ऐसी खाद डालना है जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम दोनों की मात्रा हो। अब फास्फोरस के लिए आप क्या करें, थोड़ा सरसों की खली ले लें, थोड़ा गोबर की खाद ले लें और ये चीज़ तो आप बिल्कुल इसमें डालते रहिए। बीच में आपको पोटेशियम युक्त खाद यानी केले के छिलके को काट कर और आप उसे या ग्राइंड करके या सूखे किसी भी रूप में आप इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं। केले के छिलके का पानी जो है मैं इसी तरीके से समय समय पर डालते रहती हूँ। उससे क्या होता है, आप पपीते में एक चमक और एक मिठास दोनों बनी रहती है। साथ ही अब आपको बताएंगे डायरेक्शन की बात कि हमने आपको कहा था कि ये सूर्य की रोशनी हम आपको जो दिखा रहे हैं इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कभी भी पपीते के पौधे गर्मी में ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम रखेंगे तो ये धूप में पूरी तरीके से जल जाएंगे इसके पत्ते, और जब पत्ते जल जाएंगे, पत्ते समय से पहले सूख जाएंगे, तो जो फल है उनको एक छाया नहीं मिलेगी और वो बार बार ड्रॉप कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, गर्मी को देखते हुए आपको पपीते के पौधे को ऐसा रखना है जिससे कि आपको उसमें कम से कम धूप जो है वो बिल्कुल मिले। तो इसी तरीके से आपको एक पपीते के पौधे की केयर करनी है और हमने जिस तरीके से आपको इसकी केयर बताई है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने पपीते के पौधे को आगे आने वाले समय में लगाएं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम जो पपीते के पौधे आपको लगाना बताएंगे आप इस तरीके से लगाइएगा तो देखिएगा कि आपके भी गार्डन में आने वाले समय में छोटे छोटे कंटेनर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप फल जो है बिल्कुल ले सकेंगे और वो फल भी बिल्कुल इस तरीके का हेल्दी होगा और बिल्कुल मिठास भरा हुआ होगा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।